Hello students, welcome to Advancer and I am back with another video, another lecture, and this is most interesting series, that is NEET 2022 question and answer discussion. And this is part 4 video. पहले part 1, part 2, part 3 तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं. आप अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर जाकर वो वीडियो देख सकते हो. और दिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2022 का क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो हम कवर करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. This is the first question. The graph which shows the variation of the de Broglie wavelength lambda of a particle and its associated momentum t is. So the variation of lambda with momentum क्या होगा? So this most simple question that we know from de Broglie wavelength equation, that is lambda equals to h by p. Lambda is the wavelength of particle and this is the Planck constant and p is the momentum. So Planck is the constant, this h is constant, so lambda is proportional to 1 by p. We can write that is lambda is inversely proportional to p. So inversely proportional to p, तो ये का तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. So this is the right answer, that is lambda is inversely proportional to momentum. Okay, this is quite easy question. Next question. The half wave rectification, if the input frequency is 60 Hz, then the output frequency would be. So मान लो this is half wave rectification. Okay, half wave rectification. So this is my input signal and we'll get output signal. So input signal is my sinusoidal signal, and for for half wave case the output signal would be like this. Only positive halves will get, not negative halves. Okay, so यहाँ पर देखो आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है. सिर्फ आउटपुट में नेगेटिव हाफ नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है ना. फ्रीक्वेंसी तो बराबर है ना. तो फ्रीक्वेंसी का कोई भी चेंज नहीं होता है, या आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करो या फुल वेव रेक्टिफिकेशन करो, फ्रीक्वेंसी का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1 सेकेंड में कितना वेव, मतलब 1 सेकेंड में कितना टाइम पीरियड, मतलब कितना वेव ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, 1 सेकेंड. सो ये 1 वेव है. तो अगर मान लो कि ये मेरा वेव ये तो जीरो हो गया ना, कंप्लीट वेव तो ही है, रिपीटेट कर रहा है ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि आफ्टर सब मान लो कि यहाँ पर टाइम पीरियड टी है, उसके बाद सेकेंड वेव तो स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पर भी सेम है. तो सेकेंड वेव जब स्टार्ट होगा टाइम पीरियड तो टी ही रहेगा ना. मतलब ये कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकेंड वेव तो स्टार्ट होगा. तो मतलब क्या है, टाइम पीरियड तो वही है, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहना चाहिए. मतलब 60 हर्ट्ज हो जाएगा हमारा आंसर. 60 हर्ट्ज हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इनपुट फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज था, तो 60 हर्ट्ज ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्या होगा अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ करूँ तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स. सी डिक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट इंक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, या डी इंक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर. So as we know, for conductor with temperature resistance is increases, right? And for semiconductor resistance is decreases. Why? Because electron holes pair more generated. That is, for if I increase the temperature, the electron hole pair will generate more, because the covalent bonds will break more. So that's why more number of free carriers generated for semiconductor.
सो मोर कैरियर मतलब क्या है, मोर चार्ज फ्लो करेगा, मतलब मोर करंट आएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पर कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन में कॉलिशन बढ़ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने में। तो इसलिए इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस, इंक्रीज होगा कंडक्टर के लिए, डिक्रीज होगा सेमीकंडक्टर लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, इंक्रीज होगा कंडक्टर के लिए और डिक्रीज होगा सेमीकंडक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज, तो X क्या होगा, ये रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम है यहाँ पर 11 22, पूरी रिएक्शन करने के बाद X हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं पॉजिट्रॉन है E प्लस एंड न्यू। उसके बाद ये वाला देखो कि ये X एलिमेंट क्या है, क्या नियॉन है या ये नियॉन है या Mg है या सोडियम है, तो कौन सा वाला होगा आंसर। तो बस आप बैलेंस कर लीजिए तो हो जाएगा आपका आंसर। सोडियम यहाँ पर है 11 एंड 22, इस साइड भी वही होना चाहिए, मास नंबर टोटल मास नंबर 22 होना चाहिए और टोटल एटॉमिक नंबर 11 होना चाहिए। तो देखो पॉजिट्रॉन दिया हुआ है, पॉजिट्रॉन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, मास नंबर 0 चार्ज -1, तो इसका उल्टा होता है पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है पॉजिट्रॉन, दैट इज़ मास नंबर इज़ 0 बट चार्ज हो जाएगा +1, तो मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 +1, ठीक है। आप तो आसानी से आप बैलेंस कर सकते हो, है ना। यहाँ पर +1 हुआ है तो 1 है, तो यहाँ पर 10 देने में अगर मैं यहाँ पर 10 दे दूँ तो 10 और +1 मिलकर हो जाएगा 11, तो ये बैलेंस हो गया। और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 22 अगर दे दूँ तो 22 + 0, क्योंकि ये जो गामा या न्यू निकला है ये तो सिर्फ एनर्जी है, तो इसका तो कोई मास नंबर और चार्ज नहीं है, तो सिर्फ ये वाला 22 कर दो और यहाँ पर 0 कर दो, तो 22 + 0 करने में 22 ही आएगा, मतलब बैलेंस हो गया है। तो क्या बचा है, मतलब x क्या होगा, दैट इज़ 10 22, तो दिस इज़ नियॉन 10, क्योंकि 10 एटॉमिक नंबर नियॉन का होता है और 22 मास नंबर हो गया है, तो ये नियॉन 10 22, दिस इज द आंसर। ओके, नियॉन 10 23 ऑप्शन में था, वो भी नहीं होगा क्योंकि मास नंबर बैलेंस हो रहा है 22 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited state। यहाँ पर ध्यान में रखते हुए देखो कि ये हमारा न्यूक्लियस है मान लो, तो दिस इज़ माई ऑर्बिट्स 1 2 और 3 मान लो। यहाँ पर कौन सा यूनिट मतलब ऑर्बिट का नाम क्या है, मान लो यहाँ पर n है 1, यहाँ पर n है 2, यहाँ पर n है 3, ये तो नंबर है, बट अगर इसका नाम ऐसे भी दे सकते हैं हम कि हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, सेकेंड वाला होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और थर्ड वाला होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n वैल्यू 2 की बात कर रहे हैं और n वैल्यू 3 की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट मतलब ये नहीं कि n वैल्यू 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, उसके बाद हो जाता है फर्स्ट एक्साइटेड, उसके बाद होगा सेकेंड एक्साइटेड एंड सो ऑन। तो n वैल्यू 2 है फॉर फर्स्ट, इसके लिए फर्स्ट होगा 2 और सेकेंड होगा, सेकेंड के लिए n वैल्यू हो जाएगा 3। इसके बाद क्या कहा है कि एनर्जी, तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो तो बड़ा एक्सप्रेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन के लिए अगर मान लो कि -13.6 वो वैल्यू निकल के कह रहे हैं बाई n² होता है ना। हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी होगा वो -13.6 डिवाइडेड बाई n² होता है जो एनर्जी होगा। तो एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n², है ना। एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n², मतलब ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो n वैल्यू अगर चेंज होगा मतलब 1 के लिए अलग होगा, मतलब अगर मान लो n वैल्यू 1 है तो फर्स्ट
सॉरी ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी होगा वो -13.6 होता है, हम लोग जानते हैं। इन वैल्यू अगर 2 हो गया तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है ना, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो जाता है -3 पॉइंट समथिंग ना, 3.4 या समथिंग हो जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हम जानते हैं, तो ये तो पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर कहाँ है कि रेशियो क्या होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी है उसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो में क्या है कि हमको वैल्यू निकालने के लिए यही कह रहे हैं, सिर्फ रेशियो बना दो, सिर्फ रेशियो बना दो। मतलब क्या है, E1/E2, मतलब यहाँ पर T1 T2 दिया है, तो E1/E2 मतलब क्या है, E1 के लिए ये हो जाएगा, मान लो कि A1/N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/N2 स्क्वायर, है ना, 1/N1 स्क्वायर, क्योंकि रेशियो तो जो कांस्टेंट है वो तो हट गया, तो सिर्फ N1 N2 का रेशियो आएगा। मतलब क्या है, इसको अगर N2 के ऊपर ले जाओ और N1 को नीचे लेकर आओ तो N2 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर होगा, है ना। तो इसका वैल्यू पुट कर दो। N2 मतलब क्या है, सेकेंड जो एक्साइटेड स्टेट था, मतलब N का वैल्यू हो जाता है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 मतलब क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू क्या होता है 2, मतलब 2 स्क्वायर, अभी तो बोला था पहले। तो ये हो गया हमारा रेशियो का वैल्यू, मतलब 9/4, 9/4। तो 9:4, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, when light propagates through a material medium of relative permittivity, यहाँ पर देखो रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट v इज गिवन बाय। तो देखो रिलेटिव परमिटिविटी कब आता है, जब अगर लाइट किसी और मीडियम से, मतलब रदर देन फ्री स्पेस, अगर किसी और मीडियम से पास कर रहे हैं तो हम उसको रिलेटिव परमिटिविटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लो कि लाइट स्पीड जो c होता है वो कब होता है, जब वो फ्री स्पेस में ट्रैवल करे। तो ये हो जाता है लाइट का एक्सप्रेशन, लाइट का जो स्पीड है उसका एक्सप्रेशन हो जाता है c=1/√μ0ε0, जो EM थियोरी का जो EM वेव का जो क्वेश्चन है ये वाला। तो अगर हम लाइट को किसी और मीडियम से पास करें तो उसका अलग होगा परमिटिविटी और परमेबिलिटी। तो उसके लिए हम v अगर डिनोट करें तो √ हो जाता है μ/ε, क्योंकि μ0ε0 डिनोट करते हैं फ्री स्पेस के लिए। अगर किसी और मीडियम के लिए होगा तो ये μ और ε से हम डिनोट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो दिया हुआ है रिलेटिव पार्ट्स है, तो मतलब ये तो μ भी नहीं है और ε भी नहीं है, तो ये क्या है, μr है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस रिलेटिव परमेबिलिटी तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो फ्री स्पेस परमेबिलिटी और किसी और मीडियम का परमेबिलिटी से कैसे रिलेटेड है वो जानना चाहिए। इसका डेफिनेशन है μ/μ0, μ/μ0। सिमिलरली हम जो ये होता है परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ε/ε0। तो मतलब क्या है, जहाँ पर μ है उसमें हम लिख सकते हैं μ = μ0 × μr, ये μ0 है, μ0 × μr। और जहाँ पर एप्सिलॉन है हम ये लिख सकते हैं ε0 × εr, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन से रियली। तो ये पुट कर दो, म्यू के जगह में ये पुट कर दो μ0 μr, और एप्सिलॉन की जगह ये पुट कर दो ε0 εr, राइट। तो वो हम पुट करने जा रहे हैं, तो सिर्फ पुट कर दो, देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। तो दिस इज़ 1/√, म्यू की जगह μ0 ε0 μr εr, ये हो जाएगा μ0 μr ε0 εr। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √μ0 ε0 इंटू 1/√μ εr μr, है ना,
एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, ये तो सी है ना, जो पहले लिखा था एक्सप्रेशन, सी का एक्सप्रेशन, तो ये तो सी है, तो इसलिए हम इसके जगह में हम लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू सी, और नीचे है ये एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये वाला तो नीचे है ना, और ये पूरा पार्ट हो जाता है सी, तो इसलिए सी ऊपर चला गया, सी डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट जैसे था वैसे ही है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, सी के लिए सी ही ऑप्शन होगा, दैट इज़ वी इक्वल्स टू सी बाई रूट ओवर एप्सिलॉन आर म्यू आर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहा है इन द गिवन सर्किट ए बी एंड सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पी एन जंक्शन आर इक्वल इन। तो ये 3 डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी, 3 में कौन सी डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस इन पी, देखो पी एन मतलब क्या है, पी एन टायर्ड है ना, वन साइड पी वन साइड ए, अगर इसको मैं बैटरी के ऐसे कनेक्ट करूँ तो पी साइड पॉजिटिव से एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट करूँ तो ये हो जाता है हमारा फॉरवर्ड बायस, और ये सेम डायग्राम लेकिन बैटरी को अगर उल्टा कर दे तो पी और एन, पी साइड कनेक्टेड विद नेगेटिव, एन साइड कनेक्टेड विद पॉजिटिव, उसको कहते हैं हम रिवर्स्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में एक तरह का वोल्टेज ड्रॉप होता है और रिवर्स बायस में अलग तरह का वोल्टेज ड्रॉप होता है ना। रिवर्स बायस में बहुत ही नेग्लिजिबल करंट पास करता है और फॉरवर्ड बायस में बहुत ज़्यादा करंट पास करते हैं। तो मतलब ये वाला बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये वाला बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होता है। तो इसलिए पूछा है कि कौन सी डायग्राम में जो पी एन, यहाँ पर जो पी एन है, या दोनों सर्किट, एक सर्किट में 2 डायोड है, पी एन है, तो दोनों में कब इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा, यही कहा है। तो मैंने अभी कहा है कि फॉरवर्ड बायस में एक तरह का वोल्टेज ड्रॉप होता है, रिवर्स बायस में और एक तरह का वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर मान लो 2 डायोड एक साथ में फॉरवर्ड बायस है तो दोनों में इक्वल तरह का वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर 2 डायोड एक साथ में रिवर्स बायस में हुआ है तो दोनों डायोड में रिवर्स बायस के लिए सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर एक डायोड फॉरवर्ड बायस में है और एक डायोड रिवर्स बायस में है तब जाके अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो देखते हैं कौन सा डायोड कैसे है। तो पहले जो डायग्राम है ये आप देख सकते हो, पहले जो ये वाला जो पोर्शन है ये, तो इसमें देखो पी साइड पॉजिटिव में कनेक्टेड है, एन साइड नेगेटिव है, मतलब ये साइड तो नेगेटिव है ना, तो ये एन साइड नेगेटिव में कनेक्टेड है। फिर से ये पी साइड पॉजिटिव में और एन साइड नेगेटिव में, मतलब ये नेगेटिव में कनेक्टेड है, मतलब दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में है। ये फिगर में दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में है, मतलब दोनों में इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि दोनों ही फॉरवर्ड बायस में है। दोनों का एन नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है, दोनों का पी पॉजिटिव में कनेक्टेड है, तो इसलिए दोनों फॉरवर्ड बायस में होगा तो दोनों के लिए इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा। और देखते हैं इसमें क्या है, पी साइड पॉजिटिव में है और इस साइड में देखो ये नेगेटिव साइड डायरेक्टली कनेक्टेड है पी में, मतलब ये तो पी तो नेगेटिव साइड में कनेक्टेड हो गया ना। दूसरा वाला जो डायोड है ये वाला साइड में देखो पी पॉजिटिव में कनेक्टेड है, मतलब बैटरी का पॉजिटिव साइड तो ये साइड है ना, बैटरी का पॉजिटिव ये साइड है। तो आपने देखा कि पी साइड, ये दूसरा वाला का जो डायोड का जो पी साइड है वो नेगेटिव में कनेक्टेड है, मतलब ये वाला डायोड रिवर्स बायस में हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में। तो दोनों अलग अलग बायस में होगा तो अलग अलग वोल्टेज डिफरेंस, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग अलग शो करेगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। मतलब कहाँ है कि यहाँ पर इक्वल कब होगा, तो इक्वल को कौन सी डायग्राम में होगा, ये डायग्राम में तो इक्वल नहीं हो रहा है, इसमें इक्वल हो रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाला में, यहाँ पर देखो एन साइड पॉजिटिव में कनेक्टेड है, मतलब रिवर्स बायस में, और ये वाला देखो पी साइड नेगेटिव में कनेक्टेड है, ये भी रिवर्स बायस हो गया, है ना। एन साइड पॉजिटिव में कनेक्टेड है मतलब क्या है, रिवर्स बायस, और पी साइड नेगेटिव में कनेक्टेड है मतलब क्या है, मतलब रिवर्स बायस। तो दोनों रिवर्स बायस में है तो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा, ठीक है, मतलब दोनों डायोड में वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा। तो इसलिए क्या है, इसमें भी इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें भी इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, मतलब ए और सी में इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी।
ऐसे नहीं है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप सेम, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। ए डायोड जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है दोनों फॉरवर्ड बेस में है, उसका अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। सी वाला डायग्राम में दोनों रिवर्स बेस में है, तो दोनों का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, बट ए से कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन में ये है कि कौन से डायग्राम में दोनों डायोड इक्वल पोटेंशियल टू पी एन जंक्शन आर इन इक्वल वोल्टेज ड्रॉप में रहेगा। तो ये डायग्राम में ये दोनों इक्वल, तो आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम में ये दोनों इक्वल वोल्टेज ड्रॉप में है, तो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया सी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट का क्वेश्चन है, जो वेब ऑप्टिक्स है। इन यंग मतलब YDS एक्सपेरिमेंट में अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा दिया हुआ है, दैट इज लैम्डा 1 मान लो 600 नैनोमीटर, ठीक है। 8 फ्रिंजेस एक सर्टेन रीजन, मतलब मान लो कि ये सर्टेन रीजन है, इसमें 8 फ्रिंजेस हैं, ठीक है। जो कब 8 फ्रिंजेस होगा, जब ये लैम्डा यूज़ कर रहा है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड टू 400 नैनोमीटर, जब मैंने अगर ये लैम्डा 2 अगर यूज़ करूँ तो 400 नैनोमीटर का, तब क्या होगा, देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस he would observe in the same region of screen is, तो कितना होगा, ये 8 था पहले, अगर मैं इस वाले लाइट को यूज़ करूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो कितना होगा ये सेम रीजन में, मतलब ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो एक चीज़ याद रखो, जो बीटा का मतलब फ्रिंज का जो विड्थ होता है बीटा, वो क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है जो स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस, स्मॉल डी इज द टू जो स्लिट होता है, स्लिट का सेपरेशन डिस्टेंस, और लैम्डा हो जाता है लाइट यूज्ड। तो इसमें तो ऑपरेशन तो मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्क्रीन का डिस्टेंस, स्लिट का डिस्टेंस, ये तो सब सेम है ना। मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ लैम्डा को चेंज कर रहा है, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब फ्रिंज का जो विड्थ है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, तो हम सभी लोग जानते हैं। मतलब ज़्यादा वेवलेंथ वाले लाइट हम यूज़ करें तो फ्रिंज मोटा हो जाएगा, मतलब जब लैम्डा यूज़ ज़्यादा करेंगे, मतलब लैम्डा जो वेवलेंथ, मतलब ब्लू लाइट से अगर रेड लाइट करते हैं, रेड लाइट का लैम्डा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए बीटा भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो मोटा बनेगा, ठीक है। ये हम जानते हैं। मतलब मान लो कि मेरे पास एक रेड लाइट है, तो इसका बीटा बहुत ज़्यादा होगा ऐसे, और मेरे पास अगर ब्लू लाइट है और ग्रीन लाइट है, उसका इतना ज़्यादा मोटा नहीं होगा, ऐसे होगा, है ना। अगर येलो लाइट है तो ग्रीन से थोड़ा बहुत मोटा हो जाएगा, लेकिन रेड से कम होगा, ऐसे। मतलब जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ज़्यादा बीटा। तो रीजन तो सेम है। अगर मान लो तुम्हारे पास 10 लोग हैं, एक बेड है, ठीक है, 10 लोग नहीं, एक बेड में तो कभी भी नहीं होता है। मान लो एक बेड है, अगर अगर तुम्हारे पास पतले लोग हो ना, मोटू पतलू के जैसा, अगर पतलू हो, तो ऐसे एक बेड में हो सकता है 3-4 लोग घुस जाए। लेकिन अगर मोटा हो, अगर किसी आदमी बहुत मोटा हो, अगर बहुत सारे लोग हैं, सब मोटा है, तो एक बेड में शायद 2 आदमी घुस सके, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा फ्रिंज मोटा होगा तो सेम रीजन में कम फ्रिंज दिखाई देगा, अगर फ्रिंज पतला होगा तो सेम रीजन में बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो, दूसरा वाला जो लाइट यूज़ किए हैं हम, पहले तो ये 600 के लिए 8 फ्रिंज दिखा रहा था, ये जो रीजन है, इस रीजन में 8 फ्रिंज दिखा रहा था। अभी लैम्डा कम कर दिए हैं, तो लैम्डा कम हो जाएगा तो बीटा भी कम हो जाएगा, तो मतलब पतले फ्रिंज आएगा। तो पतले फ्रिंज तो ये रीजन में तो बहुत ज़्यादा फिट कर जाएगा, है ना। मतलब 8 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना, 8 से तो ज़्यादा ही होगा। मतलब ये आंसर नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा, हो सकता है 9 हो या 12 हो, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। मतलब बीटा
वेरी करता है लैम्डा के साथ। लैम्डा अगर छोटा हो गया मतलब 600 से 400 हो गया तो लैम्डा छोटा हो गया तो बीटा भी छोटा हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, फ्रिंज का विड्थ पतला हो जाएगा। तो एक रीजन अगर ये मान लो फिक्स्ड है तो उसमें ज़्यादा फिट कर जाएगा, मतलब ज़्यादा फ्रिंज आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा के साथ लैम्डा प्रोपोर्शनल है। तो हम नंबर के साथ अगर मालूम करें कि नंबर कितना होगा तो ये हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि λ1 n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2। मतलब क्या है, ज़्यादा मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लैम्डा ज़्यादा होगा तो n कम होगा, है ना। मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन मालूम नहीं है तो ऐसे कर सकते हो कि लैम्डा के साथ फ्रिंज का जो नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा ज़्यादा होगा तो मोटा बन जाएगा तो नंबर कम फिट करेगा, कम नंबर ऑफ फ्रिंज उस रीजन में आएगा। तो मतलब क्या है, लैम्डा इंटू एन ये हो जाता है कांस्टेंट, है ना। मतलब λ1 n1 इक्वल्स टू λ2 n2, ये कह सकते हैं हम, है ना। लैम्डा इंटू एन इसमें मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा एन कांस्टेंट होता है किसी भी जगह में, तो λ1 n1 इक्वल्स टू λ2 n2। तो हमें लैम्डा पता है, n1 भी पता है, सारे लैम्डा पता है, तो n2 क्या होगा, तो n2 मतलब क्या है, λ1 n1 डिवाइडेड बाई λ2, है ना। तो λ1 क्या है, किसी यूनिट को चेंज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम यूनिट में है। तो 600 इसमें दिखाई दे रहा था 8 फ्रिंज, अभी हो गया है 400, तो कितना फ्रिंज रहेगा, G00 से 00 कटा है, 2 हो गया, मतलब 6 इंटू 2 12, तो 12 फ्रिंज दिखाई देगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, When two monochromatic lights of frequency, one frequency है म्यू, एक का फ्रीक्वेंसी है म्यू और एक का फ्रीक्वेंसी है म्यू बाई 2, ऐसे, ठीक है। और इंसिडेंट ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक मेटल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs/2 एंड Vs रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है Vs/2, इसके लिए हो जाता है Vs। तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल इज, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट जो होता है हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो वर्क फंक्शन होता है ना, दैट इज एच इंटू म्यू नॉट, तो ये जो म्यू डोंट होता है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम कि एक फ्रीक्वेंसी लिए एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है और दूसरे फ्रीक्वेंसी लिए दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसमें से हम कैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। देखो, फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन हम ये कह सकते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन में क्या था, टोटल जो एनर्जी है एच न्यू जो लेकर लाइट आ रहा है वो दोनों जगह में खर्च होता है। एक होता है उसका वर्क फंक्शन में जाता है, बाकी एनर्जी लेकर वो मूव करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कहते हैं हम, सॉरी हाफ एम ऊपर है, इसको कहते हैं ई चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल वी, मतलब ई इंटू वी, है ना। जो एनर्जी लेकर मतलब काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी होता है, ये हम जानते हैं। तो ये इक्वेशन लेकर हम अगर काम करें तो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा है। तो ये इक्वेशन अगर फर्स्ट वाले के लिए हम यूज़ करें तो क्या होगा, एच इंटू न्यू वन, सॉरी ये तो सिर्फ न्यू है, न्यू वन नहीं है, इक्वल्स टू W प्लस E इंटू वी एस बाई 2, ये हो गया। और दूसरे वाले के लिए एच इंटू न्यू बाई 2 इक्वल्स टू, देखो सेम मटेरियल है तो वर्क फंक्शन तो सेम ही होगा ना, ये चीज़ ध्यान रखो, मटेरियल तो सेम है सॉरी, प्लस E इंटू वी एस, क्योंकि दूसरे वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस है तो सॉरी, तो अभी दोनों मटेरियल में ये इक्वेशन हम लिख चुके हैं, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और जो W का एक्सप्रेशन है वो निकाल दो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो एक काम करो, क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक काम करो कि ये जो VS है इसका एक्सप्रेशन इसमें लगा दो, सेकेंड वाला का एक्सप्रेशन इसमें लगा दो EVS की जगह। तो देखते हैं क्या होता है। तो होगा क्या, तो H न्यू बाई 2 माइनस W ये हो जाता है E इंटू VS। तो E इंटू VS जो है यहाँ पर उसमें लगा दो, तो H न्यू इक्वल्स टू W यहाँ पर हो गया है प्लस EVS का एक्सप्रेशन क्या है, H न्यू बाई W बाई 2 माइनस W और डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब हाफ है ना। देख लो नीचे 2 था, तो नीचे 2 था, EVS के जगह ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर चुके हैं और ये नीचे 2 था तो 2 है। तो अभी मैं सारे क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे W चाहिए इसलिए मैं W निकाल रहा हूँ, क्योंकि W में होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो H न्यू हो गया, W हो गया, प्लस हो गया, तो H न्यू बाई 4 हाफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस W बाई 2। अभी W और W बाई 2 का अगर सब्सट्रैक्ट करें और इसको उधर लेकर जाए तो H न्यू माइनस H न्यू माइनस H न्यू बाई 4 करते हैं इक्वल्स टू W बाई 2, क्योंकि ये दोनों का माइनस करें तो सब्सट्रैक्ट करें तो W बाई 2 ही आएगा, है ना। तो इसको अगर एलसीएम कर दो 4 मतलब 3H न्यू बाई 4 हो जाएगा, मतलब 3H न्यू बाई 4 आ जाएगा। 2 से 4 कटा तो ये हो जाएगा। तो मतलब W का जो एक्सप्रेशन आया वो आया है 3H न्यू बाई 2। ठीक है, देख लो फिर से। तो W हो जाएगा, खुद से कर लो, आसानी से मिल जाएगा 3H न्यू बाई 2। तो W का एक्सप्रेशन क्या है, हम जानते हैं कि H इंटू न्यू नॉट होता है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो दोनों का अगर कंपेयर करें तो क्या मिला हमें, H से अगर H कॉमन ले लो, मतलब H से H मर गया तो H मतलब न्यू नॉट हो जाता है 3 न्यू बाई 2, 3 न्यू बाई 2, 3 न्यू बाई 2, 3 न्यू बाई 2, सी हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब हम W निकाल चुके हैं, उसके बाद H न्यू से अगर कंपेयर करें, क्योंकि W इक्वल्स टू वर्क फंक्शन इक्वल्स टू H न्यू नॉट होता है, तो न्यू नॉट हो गया हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। H से H मर गया तो न्यू नॉट हो जाएगा 3 न्यू बाई 2। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a light ray falls on a glass surface of refracting index √3, म्यू का वैल्यू सॉरी ये म्यू है, म्यू का वैल्यू है √3 एट एन एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे वुड बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लो कि ये लाइट रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। अगर म्यू 1 से ज़्यादा है तो मतलब क्या है, लाइट बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज दिस इज द डेंसर मीडियम, है ना। ये डेंसर मीडियम है, क्यों, क्योंकि म्यू ज़्यादा है 1 से। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है दैट इज़ 60 डिग्री। तो कहाँ है, अच्छा थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी कर चुके हैं, एक करा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्ट करता ही है, तो ये 60 डिग्री है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों का बीच का एंगल पूछा है। ये दोनों एंगल मतलब ये दोनों का बीच का एंगल क्या होगा। तो ये दोनों बीच का एंगल तब पता चलेगा जब तुम्हें ये एंगल पता चल जाएगा, दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता चल गया तो 180 से दोनों एंगल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से मिलते हैं, म्यू पता है तो वो हम जानते हैं कि सेंस लॉ से मिलता है, तो सेंस लॉ लगा दो। देखो सेंस लॉ अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा एग्जाम में तो आसानी से आप या तुम कर सकते हो। कैसे, मान लो कि ये वहाँ फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। सेंस लॉ क्या कहा है,
कि जो मीडियम का मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, लाइट फॉल कर रहा है ग्लास सरफेस में, तो मतलब यहाँ पर ये जो मीडियम में कुछ भी नहीं कहा है, तो मान लो 1 है। कुछ भी नहीं कहा है मतलब एयर, मान लो एयर से ग्लास में आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो सेंस लॉ के बारे में अगर पूछे तो सेंस लॉ क्या है अभी के लिए, तो सेंस लॉ देखो, अगर तुम्हें याद नहीं है अच्छे से तो देखो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का साइन एंगल, मतलब μ1 साइन 60 डिग्री है ना, μ1 साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम का म्यू तो उसका एंगल r, तो μ2 साइन r, बस हो गया सेंस लॉ। तो जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का एंगल, तो ये फर्स्ट मीडियम का μ1 मान लिया मैंने, μ1 साइन 60 डिग्री, तो सेकेंड मीडियम का म्यू हो गया μ2 साइन r, हो गया। तो अभी फर्स्ट मीडियम का एंगल क्या, म्यू क्या है, फर्स्ट मीडियम तो एयर है मान लिया, तो 1 है, 1 साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू μ2 का वैल्यू है √3 साइन r, ये हो गया। साइन 60 डिग्री मतलब क्या है, √3/2 इक्वल्स टू √3 साइन r, तो √3 से √3 मरा, तो साइन r का वैल्यू हो गया हाफ, है ना। तो हाफ मतलब क्या है, साइन 30 डिग्री, तो मतलब r का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, तो r का वैल्यू हो गया हमारा, r का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, क्लियर। तो अभी हम फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लाइट ऐसे जा रहे हैं, ऐसे बेंड किया और रिफ्लेक्ट किया, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी किया ये, तो दिस इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 60 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल मुझे पता चल गया दैट इज़ 30 डिग्री। तो बाकी का जो एंगल है ये वाला एंगल क्या है ना। तो 180 से देखो, ये टोटल एंगल ध्यान से देखो, ये टोटल जो लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये नॉर्मल है, स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल क्या होता है, ये एस एल एंगल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 180 डिग्री से 60 को और 30 को अगर सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। सो 180 माइनस 60 और 30 मिलकर 90, तो हो गया 180 माइनस 90 दैट इज़ 90 डिग्री। सो दिस इज द आंसर, 90 डिग्री हो जाएगा आंसर। यहाँ पर कहा है एंगल ऑफ एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस इज द एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोकॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर each if the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is, देखो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, दैट इज 1/1 फोकल लेंथ, है ना, 1 फोकल लेंथ दैट इज पावर। तो पावर निकालने के लिए मुझे फोकल लेंथ चाहिए, राइट। और फोकल लेंथ कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, और म्यू मतलब मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो लेंस में का फॉर्मूला यूज़ कर दो, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है हमारा लेंस में का फॉर्मूला। यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट कर दो तो हमें 1/f मिल जाएगा, और वही होता है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस देखो सारे जगह डायोप्टर से दिया हुआ है, मतलब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ का यूनिट अगर मीटर में होगा तब जाकर पावर डायोप्टर में आता है। तो मतलब ये जो देखो म्यू का तो कोई यूनिट नहीं है, तो म्यू को एज इट इज पुट कर दो, लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका यूनिट अगर पुट करें तो ये सेंटीमीटर में है, तो हमें मीटर में पुट करना चाहिए। तो मीटर में पुट करने के लिए 1/r1, देखो दोनों ये जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का बाइकॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो एक का है 20 सेंटीमीटर, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 कर दो तो मीटर में हो जाएगा, मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.2, है ना, माइनस दूसरे का है सेम 0.2, बट यहाँ पर साइन कन्वेंशन हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक का अगर साइन पॉजिटिव होगा तो एक का नेगेटिव होगा, क्योंकि एक वन साइड में है दूसरा अपोजिट साइड में है,
तो दोनों का साइन कन्वेंशन, अगर एक का पॉजिटिव, मान लो कि यहाँ पर लाइट जा रहा है और ये बेंड किया, तो अगर इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मान लो कि साइन हम पॉजिटिव लेते हैं लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसका इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव होगा ना, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के लाइट की डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये आप जानते हो। तो दोनों का साइन अपोजिट होगा, तो एक का पॉजिटिव लिया तो एक का नेगेटिव ले लिया, दूसरे वाला का नेगेटिव ले लिया, तो जस्ट कैलकुलेट कर लो 0.5, ये 1.5 माइनस 1 इज 0.5 इंटू 1/0.2 एलसीएम ले लो, ये तो माइनस माइनस से प्लस हो गया ना, तो 0.2 हो गया तो ऊपर में 2 हो जाएगा, तो 2/0.2, राइट। माइनस साइन क्यों आया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा साइन कन्वेंशन के लिए। अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं डिटेल में, अगर जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर नीचे 0.2 है, ऊपर अगर 10 मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 10 मतलब 10 इंटू 0.2 से 2 हो जाएगा, 2 से 2 मरा तो मतलब 10 है, मतलब 5 हो गया आंसर। ये हो गया तुम्हारा 5 क्या है, 1/f का वैल्यू आया है 5, तो 1/f तो पावर होता है, तो 5 तो 1/f का वैल्यू है ना, तो इसको हम कहते हैं डायोप्टर, बिकॉज ये मीटर में आया है, मीटर इन्वर्स में आया है, तो मतलब इसको कहते हैं हम डायोप्टर, और पॉजिटिव में आया है, मतलब दिस इज +5 डायोप्टर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी EM वेव से आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM मतलब रेडियो जो वेव होता है, AM रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड एक्सरेज। और यहाँ पर दूसरे साइड में कलम में दिया हुआ है वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 10⁻2 मीटर एंड 10⁻4 मीटर। तो किसका कौन सी वेव का कौन सा वेवलेंथ होगा वो मैच करना है। बहुत ही आसान है, यहाँ पर कुछ भी टफ न्यूज़ नहीं दिया हुआ है। देखो ये चीज़ अगर देखो जो पहले से जानते हैं वो तो आसानी से कर लेगा, अगर तुम कुछ भी नहीं पता है तो तुम एक काम कर सकते हो कि ये जो वेव्स होता है, मतलब जो सारे वेव्स गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या विजिबल, सारे का जो सीरीज़ है, मतलब कौन सा वेव के बाद कौन सा वेव आता है, फ्रीक्वेंसी का कौन सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो आपको याद रखना चाहिए। मतलब पहले होता है गामा रे, उसके बाद एक्स, उसके बाद अल्ट्रावायलेट UV, उसके बाद होता है विजिबल, उसके बाद होता है इंफ्रारेड, उसके बाद होता है माइक्रोवेव, और लास्ट में होता है रेडियो वेव, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है एक के पर एक, तो ये किसके बेसिस से लिखा है, मैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस और लैम्डा के बेसिस में लिखा है। तो अगर नीचे से आप ऊपर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर से अगर नीचे आओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगर ये चीज़ अगर तुम्हें मालूम है तो आप बहुत क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा होगा, जब तुम रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ जाओगे, और गामा से अगर रेडियो वेव की तरफ आओगे तो लैम्डा ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब c जो लाइट का स्पीड होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो c अगर कांस्टेंट है, बिकॉज फ्री स्पेस में सारे जो वेव्स है उसका वेलोसिटी सेम होता है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम लैम्डा, तो इसलिए जिस वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका लैम्डा छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इसमें देखो गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए गामा का लैम्डा सबसे कम है, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो इसलिए लैम्डा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो, अब तो आसानी से आप कह सकते हो कि EM रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी देखो नीचे है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लैम्डा बढ़ता है नीचे जाने से।
तो लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो लैम्डा किसका सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा होगा वही हो जाएगा हमारा रेडियो वेव्स। देखो 10⁻⁻, ये तो बहुत ही छोटा है। उसके बाद है 10², उसके बाद है 10⁻², उसके बाद है 10⁻4। तो इस सारे वैल्यूज़ में 10⁻² जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब 100 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मतलब ये सबसे बड़ा है, क्योंकि रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए, मतलब हमारा जो मैच कर रहा है ए 2 के साथ मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है 2 के साथ। तो ए 3 नहीं होगा, ए 3 नहीं होगा, ए 2 और ए 4, मतलब ए 2, मतलब सी हो जाएगा हमारा आंसर। और कुछ भी चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक आंसर अलग होता है, एक मतलब एक ऑप्शन से मैंने चेक कर लिया कि एक ही दिया हुआ है जो ए 2 से मैच कर रहा है, और सारे ऑप्शन में अलग अलग है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगर आप चाहो तो सारे जो ऑप्शंस हैं वो चेक कर सकते हो। इस सीखने के पर्पस में अगर मैं बोल दूं कि माइक्रोवेव, उसके बाद देखो माइक्रोवेव का लैम्डा ज़्यादा होगा, तो ये इसको छोड़ दो, ये तो फिलअप हो गया और ये भी फिलअप हो गया। तो माइक्रोवेव के लिए कौन होगा, 10⁻, इसमें से देखो कौन ज़्यादा है अभी, ये तीन जो वैल्यू अभी लिखा हुआ है, तो 10⁻² ज़्यादा है, तो इसलिए माइक्रोवेव हो जाएगा 3, माइक्रोवेव हो जाएगा 3, मतलब बी हो गया 3। देखो यहाँ पर देखो बी हो गया 3, ठीक है। तो ये भी फिलअप हो गया, माइक्रोवेव भी फिलअप हो गया। अभी देखो 2 बचा है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड देखो यहाँ पर है, इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगा ये दोनों में से, तो इंफ्रारेड के लिए हो जाएगा 4, इंफ्रारेड के लिए हो जाएगा 4, मतलब देखो सी के लिए 4 हो गया। और लास्ट बचा है एक्सरे के लिए, एक्सरे के लिए ये बहुत ही कम होगा, तो डी हो गया 1, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये चीज़ सिर्फ याद रखो। तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में दिया हुआ होता तब भी हम निकाल सकते थे। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वो हो जाता था, वो हो जाएगा एक्सरे, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद एम वेव। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर वेवलेंथ कम होगा, मतलब गामा में ज़्यादा होगा, रेडियो में कम होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 का एक मास नंबर है, किसी एक न्यूक्लियस है एक्स मान लो, उसका मास नंबर है 189। वो स्प्लिट हो गया है, स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्ली हैविंग मास नंबर, 2 न्यूक्ली मान लो ए प्लस बी। इसका मास नंबर है 125, इसका मास नंबर है 64। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्ली रेस्पेक्टिवली, मतलब ये दोनों डॉटर न्यूक्ली है, ये है पेरेंट न्यूक्ली। तो डॉटर न्यूक्ली का रेडियस इसका मान लो R1 है, इसका मान लो R2 है। क्योंकि हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल साइज मानते हैं, तो रेडियस मान लो कि ए जो न्यूक्लियस आया है उसका रेडियस R1 है, बी जो आया है उसका रेडियस R2 है। तो दोनों में जो रेडियस है उनका रेशियो क्या होगा। तो आप तो आसानी से कह सकते हो कि जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा तो उसका रेडियस भी ज़्यादा, क्योंकि मास नंबर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बड़ा होगा, मास नंबर कम है तो ज़्यादा कम होगा। तो रेडियस तो किसका ज़्यादा होगा, जो 125 है उसका ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एंड जिसका मास नंबर कम है उसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कम है। तो 1:1 तो नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा कम तो नहीं होगा फर्स्ट वाला। तो आंसर हो सकता है या बी या सी, ठीक है। तो ये आसपास तो नहीं होगा, हो सकता है कि आंसर इसमें से आ जाए, ठीक है, सी आंसर हो सकता है। तो देखते हैं कौन सा आंसर हो। अगर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े तो मैं सी में आंसर कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि आंसर कौन सा होगा, तो देखते हैं। तो देखो मास नंबर और रेडियस, मुझे रेडियस का रेशियो चाहिए, मतलब रेडियस और मास नंबर के बीच जो रिलेशन है वो निकालना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन है, हम जानते हैं कि रेडियस मतलब क्या है, R0 a⁻⁴। तो ये जो रेडियस और मास नंबर के बीच जो रेशियो है, मतलब रिलेशन है, वो ऐसा होता है, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं। और R0 क्या होता है, वो एक कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू है 1.2 × 10⁻15 मीटर। ये R0 का वैल्यू होता है, ये सब के लिए कांस्टेंट होता है। तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो मान लो कि मुझे R1 चाहिए,
तो R1/R2 कर लो, तो R0 तो सेम है, दोनों के लिए कट जाएगा, तो A1/A2 दोनों का रेशियो होगा और पावर में 1/3 होगा। तो A1 मतलब क्या है 125, B1 A2 मतलब क्या है 64, उसका पावर है 1/3, ठीक है 1/3। देखते हैं अभी, तो 125 मतलब क्या, अच्छा क्यूब है, तो हो सकता है मेरा एजम्पशन गलत हो क्योंकि क्यूब है। देखते हैं, तो 64 किसका क्यूब होने पर 64 होता है, 4 का क्यूब, और 125 क्या होता है 5 का क्यूब हो तो 125 होता है, तो उसके पावर में होता है 1/3, उसका पावर में होता है 1/3। तो अभी क्या है, पावर जस्ट मल्टीप्लाई कर, आप तो जानते हो कि 5:4 ही आंसर होगा, ठीक है। तो 5/4 होल क्यूब हो गया और बाहर में है 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो 5/4 मतलब 5:4 हो जाएगा आंसर। तो मैं अगर ये चूज़ करते तो गलत हो जाता, तो इसलिए कर लेना चाहिए। मुझे ख्याल नहीं था कि पावर में 1/3 है, 1/3 होगा तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो रेशियो ये वाला हो जाएगा आंसर 5:4, ठीक है। जल्दबाजी में मत करना, देख लेना ठीक से। उसके बाद और कितना क्वेश्चन है, ओके। 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया आर सेपरेटेड बाई प्लेन बाउंड्री, मतलब 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया है, दोनों से लाइट पास करेगा और प्लेन बाउंड्री से सेपरेटेड है। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है 1.5 × 10⁸, और यहाँ पर है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों में मीटर पर सेकेंड है। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट फॉर दीज 2 मीडिया, मतलब क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में पास करते हैं, डेंसर से रेयरर मीडियम में पास करेगा तब जाकर क्रिटिकल एंगल होता है, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल में पास करे तो इंसिडेंट हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हम जानते हैं, मतलब लाइट को पास करना चाहिए डेंसर से रेयरर, कभी भी रेयरर से डेंसर लाइट पास करे तो क्रिटिकल एंगल नहीं होगा। तो आप ये सोच सकते हो कि क्रिटिकल एंगल होने के लिए डेंसर से रेयरर जाना चाहिए, तो डेंसर में क्या होता है, हम कैसे मालूम चलेगा कि डेंसर मीडियम कौन सा है। देखो, डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है कंपेयर टू रेयरर मीडियम, तो जो रेयरर मीडियम है उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 2 × 10⁸ है, इसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा है और इसमें कम है, तो मतलब लाइट कहाँ से कहाँ पास कर रहा है 1.5, मतलब ये जो मीडियम है जहाँ पर लाइट का स्पीड कम है वहाँ से यहाँ तक पास कर रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो दिस इज़ माई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ माई लाइन, ये है मेरा फर्स्ट मीडियम, दिस इज़ माई सेकेंड मीडियम, और लाइट पास कर रहा है डेंसर टू रेयरर मीडियम। अच्छा, ठीक से ड्रॉ करते हैं पहले धीरे से। ये हो गया मेरा डेंसर मीडियम, और इतना ज़्यादा मतलब ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल में अगर पास करे डेंसर से रेयरर, तो क्या होगा, लाइट बेंड कर जाएगा। कैसे बेंड करेगा, ये जो बाउंड्रीज है उसी डायरेक्शन में ऐसे बाउंड करेगा, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तब हम बोलेंगे ये क्रिटिकल एंगल है। मतलब IC फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट, मान लो कि ये IC है, जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो तब हम कहेंगे कि ये क्रिटिकल एंगल है, ये IC क्रिटिकल एंगल है। तो कंडीशन क्या है, लाइट को डेंसर से रेयरर तक पास करना पड़ेगा, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अभी क्या है कि मुझे चाहिए कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, मतलब ये IC का वैल्यू क्या है। देखो, IC का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सेंस लॉ के यूज़ करते थे, तो सेंस लॉ यूज़ करने के लिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मिला तो IC नहीं मिलेगा। ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद चलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने में, क्योंकि जो सेकंड मीडियम मतलब जो डेंसर मीडियम है जहाँ पर लाइट का स्पीड कम है, यहाँ पर लाइट का स्पीड है 5 × 10⁸, और यहाँ पर 1.5 × 10⁸, यहाँ पर है 2.0 × 10⁸। तो दोनों
मीडियम का लाइट का स्पीड हमें पता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है, रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। तो देखते हैं कि दोनों का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का डेफिनेशन क्या था? लाइट का स्पीड, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो मान लो कि मैं फर्स्ट मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ, जहाँ से लाइट मुझे इंसिडेंट मिला था। तो c तो 3 × 10⁸ होगा, 3 × 10⁸ होगा। और फास्ट मीडियम मतलब जहाँ डेंसर मीडियम है उसका लाइट का स्पीड कम होता है, तो यहाँ पर 1.5 × 10⁸ पुट कर दो तो हो जाएगा 2, मतलब μ1 का वैल्यू हो गया 2। उसके बाद हम μ2 का वैल्यू निकालें। μ2 का वैल्यू क्या है? जो रेयरर मीडियम था, मतलब सेकेंड वाला मीडियम, तो लाइट का स्पीड तो वही है इन फ्री स्पेस बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब 2 × 10⁸, यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री था। तो ये हो गया हमारा 1.5, मतलब μ2 हो गया 1.5। तो कितने आसानी से हम दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकाल चुके हैं। उसके बाद सेंस लॉ यूज़ कर दो। सेंस लॉ क्या है, मैंने अभी कहा था, क्योंकि सेंस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यार नीट में यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेंस लॉ से आया है। देखो ए वाला था और जो लाइट ऐसे जा रहा है, मतलब ए है IC, दिस इज़ 90 डिग्री। तो सेंस लॉ अगर याद नहीं है, याद करने का ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ ये चीज़ ख्याल रखो कि ये 1 है, ये 2 है, कुछ भी नाम दे दो, कुछ नाम से कुछ में ही फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट क्या है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स लो उसी मीडियम का साइन का एंगल ले लो। तो मैंने कर दिया कि μ1 × sin IC इक्वल्स टू जिस मीडियम का एंगल साइन का, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है μ2 sin 90 डिग्री। ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स उसी मीडियम का साइन एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स उसी मीडियम का साइन एंगल। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, IC मिल जाएगा। देखो μ1 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 × sin IC इक्वल्स टू μ2 का वैल्यू क्या है 1.5 × sin 90 इज़ 1। तो IC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1.5 डिवाइडेड बाई 2। 1.5 डिवाइडेड मतलब ये तो 1 से तो छोटा ही होगा, है ना। 1.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या है, 1 से छोटा ही होगा। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1.5 मतलब 3/2, है ना, मतलब 3/4। नीचे 2 था और 2 आया तो 3/4 हो गया। तो 3/4 इसका वैल्यू क्या होगा? अगर आप डिवाइड कर लो तो आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं डिवाइड कर सकते तो ये देखो यहाँ पर देखो दोनों, अच्छा 10 तो नहीं होगा, इसको ओमिट कर दो, ये 10 वाला नहीं होगा। और ये तो 3/4 तो 1.5 तो नहीं होगा, है ना, 0.5 तो नहीं, मतलब यहाँ पर तो 6 नहीं है ना, तो हाफ होगा तो 1.5 होगा। तो आसानी से आपको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, इसको कट दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 3/4 किया तो 0.75 भी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। ये जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट का ट्रूथ टेबल क्या होगा? तो ट्रूथ टेबल मिलने के लिए मुझे Y चाहिए, मतलब आउटपुट चाहिए, मतलब यहाँ पर C चाहिए। तो अगर C नहीं मिला, मतलब C का एक्सप्रेशन अगर मिल गया इस सर्किट से, तो मुझे आसानी से A और B इनपुट दे, अगर क्या दे, C का वैल्यू क्या आएगा, तो वो मुझे मिल जाएगा। मतलब बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए इस सर्किट का। तो पहले क्या किया कि मान लो कि मेरे पास, देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको अगर C का बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए तो ध्यान से देखो कि ये गेट क्या क्या है और उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। सॉरी, देखो यहाँ पर अगर A है, अच्छा पहले आप ड्रॉ कर लो खुद से, सर्किट को ध्यान से ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद देखो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर A है तो इसका इनपुट क्या आएगा, A आएगा। और इसके बाद नॉट गेट है, उसका इनपुट आएगा A बार। पहले गेट को पहचान लो कि क्या क्या गेट दिया हुआ है। यहाँ पर नॉट गेट है, A है, एंड और नॉट मतलब नैंड गेट है।
यहाँ पर देखो एंड गेट का सिंबल तो ये होता है ना, और तो नहीं है ये एंड गेट, और ये जो बबल है, बबल डिनोट करता है नॉट गेट से, नॉट गेट मतलब एंड और नॉट, नैंड गेट है, नैंड गेट, और ये हो गया हमारा एंड गेट। ठीक है, एंड गेट क्या करते हैं, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, एंड गेट हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट्स को, मतलब इसका एक्सप्रेशन हो जाता है इसमें जो कुछ भी आएगा वो मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब यहाँ पर अगर ए आया, यहाँ पर अगर बी आया तो ये ए बी कर देगा, और ये क्या करता है, यहाँ पर अगर ए आया, यहाँ पर अगर बी आया तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्स कर देगा, मतलब नैंड गेट का काम क्या होता है, इन्वर्ट कर देना। ठीक है, इन्वर्स करते हैं, अगर ए आया तो ए बार कर देगा, बी आया तो बी बार कर देगा, तो मतलब ये दोनों जो इनपुट है दोनों मल्टीप्लाई कर देगा, फर्स्ट ये एंड गेट मल्टीप्लाई कर देगा, करने के बाद इसको इन्वर्स कर देगा, ये भी सेम काम करेगा, और ये सिर्फ इन्वर्स करेगा, मतलब ये जो नॉट गेट है ये सिर्फ इन्वर्स करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन को एस्टेब्लिश कर लो। देखो यहाँ पर अगर ए है तो ये वाला यहाँ पर ए आ जाएगा, और यहाँ पर देखो नॉट गेट है तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये जो ये वाला जो इनपुट है यहाँ पर आ जाएगा ए बार, है ना, ए बार हो जाएगा, और यहाँ पर सीधे आ गया बी। ठीक है, ये तीनों हो गया। उसके बाद देखो ये वाला, देखो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर और एक चीज़ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर और एक चीज़ है कि ये जो लाइन है, ये वाला लाइन में क्या है, बी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब ये वाला लाइन में हमेशा बी कनेक्टेड है, मतलब बी है ये वाला लाइन। तो पहले देखो ये नॉट गेट के लिए, अगर नैंड गेट के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखिए तो क्या होगा, ए और बी आया, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेगा, ए बी होगा, उसके बाद उसको बार कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, दूसरे वाला इसको देखो, ये क्या करेगा, इसमें देखो एक एंड में देखो पहले वाला हो गया तो इसको मैं ओमिट कर देता हूँ। दूसरे वाले में देखो ए तो ए था, ए क्या करेगा, ए इन्वर्स कर देगा, तो ये वाला पार्ट में आएगा, मतलब एक पार्ट तो बी है और एक पार्ट होगा ए बार। ठीक है, मतलब ए गेट का क्या है, ए गेट का काम है जो कुछ आएगा उसको वो पहले मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद उसको इन्वर्ट कर देगा। तो तुम्हें देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं कि क्या आया है, जो आएगा उसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। आया क्या, ए बार आया, उसके बाद बी आया, दोनों को ये बबल क्या करेगा, मल्टीप्लाई कौन करेगा, एंड गेट, उसके बाद बबल क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा, हो गया। तो मतलब यहाँ पर आया है ए बी बार, यहाँ पर आया है ए बार बी होल बार। ठीक है, उसके बाद ये गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो मतलब यहाँ को मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज़ माई सी, क्योंकि इस गेट का काम क्या है, मल्टीप्लाई करना, इसमें बबल नहीं है कि मल्टीप्लाई करने के बाद बार करेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देगा। तो दिस इज़ द आंसर, सी इक्वल्स टू, मतलब आंसर मतलब बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा सी इक्वल्स टू ए बी बार इंटू ए बार बी होल बार। ठीक है, मिडिल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, अगर आप इसमें अगर ए बी, मान लो ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, ए बी वैल्यू 0 0 पुट करो, उसके बाद आपको सी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्या होगा आंसर। अगर किसी ने ये बुलियन एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया तो बहुत ही आसानी से आप देखकर पता कर सकते हो, इतना ज़्यादा चेक करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दो। अगर अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि ए बी बार अगर होल बार है, मिडिल में मल्टीप्लिकेशन है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं कि दोनों को प्लस कर दो और इंडिविजुअल बार लगा दो। इंडिविजुअल बार हो गया, और मिडिल में अगर माइनस मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो जाएगा। मान लो ए प्लस बी है, ए डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ है, और मान लो कि ए प्लस बी उसका होल बार है, तो इंडिविजुअल बार हो जाएगा और मिडिल में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अगर प्लस है, बोथ का बार है, मतलब प्लस का होल बार है, तो इंडिविजुअल का बार हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन का होल बार है तो इंडिविजुअल बार हो जाएगा और मिडिल में प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये उल्टा होता है। तो जो सब कुछ अमिट हो गया। अच्छा, सी क्या था, ए बी बार इंटू ए बार बी होल बार, ऐसे था। तो ए बी बार मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, ऐसे कर सकते हैं,
इनटू, इनटू के बाद क्या कर सकते हैं, ए बार बार प्लस बी बार। देखो प्रोसेस तो सेम है, अगर इसमें ए बार पहले से ही है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। डी मॉर्गन्स क्या करें, ये बार को अगर मैंने इंडिविजुअल में लगाया तो इंडिविजुअल में लगा दिया, पहले से अगर बार है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और या मिडिल में मल्टीप्लिकेशन था तो बार हो गया, मतलब ऐड हो गया। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा, ए बार प्लस बी बार, ए बार मतलब ए बार, उसको अब इन्वर्ट कर दो, मतलब ए मतलब क्या, मान लो ए, इसका बार कर लो मतलब ए बार 1/a हो गया, उसका बार कर लो तो 1/a का बार मतलब क्या होगा, फिर से ए आ जाएगा, मतलब ए बार उसका बार तो ए हो जाएगा, मतलब ये होगा आपका ए प्लस बी बार, ये ठीक है, ए प्लस बी बार। अभी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 3, 3 + 4, ऐसे पहले 2 से 3 से, 2 को 4 से, प्लस 3 से 3, 3 से 4, ऐसे, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। थोड़ा बहुत अगर पता है तो आसानी से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ए सी आया है, देखो ए बार, उसके बाद ए बार बी बार, उसके बाद आएगा बी बार ए, उसके बाद आएगा बी बार बी बार, मतलब बी बार बुलियन में ऐसे 20 बार स्क्वायर नहीं होगा, बी बार करने के बाद बी बार ही होगा, ठीक है। बी प्लस हो गया बी बार ए एंड बी बार, मतलब बी बार इंटू बी बार हो जाएगा बी बार ही, बी बार स्क्वायर नहीं, सिर्फ बी बार, ठीक है। और आप जानते होंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बार ये 0 होता है, ठीक है, ए बार क्या होता है 0, मतलब एक बार उसका अगर वैल्यू लेंगे तो ये 0 हो जाता है। मतलब यहाँ से हम बी बार को कॉमन ले तो बी बार कॉमन हो जाएगा तीनों से, तो ए बार प्लस ए प्लस 1 ये हो गया, ए बार प्लस ए प्लस 1, मतलब क्या है, ए बार प्लस ए तो 1 ही होता है, 1 + 1 1 होगा, मतलब यहाँ पर बी बार सिर्फ बचा रहेगा। अगर दुनिया में किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन ले लो, उसके प्लस 1 है, तो मान लो कि इसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि 1 तो फिक्स्ड है ना। अगर इसका वैल्यू कुछ भी ले लो, ए बार बी बार 0 ले लो, 1 ले लो, किसका वैल्यू 0 आया, किसका वैल्यू 1 आया, कुछ भी ले लो, अगर ये 1 है तो 1 के साथ कुछ भी ऐड कर लो, 0 ऐड कर लो, 1 ऐड कर लो, 2 ऐड 0, मतलब 2 नहीं डिजिटल में तो सिर्फ 0 और 1 ही होता है, तो 1 + 1 1 ही होता है, 2 नहीं होता है, हाई और हाई मिलकर हाई ही बनाता है, तो इसलिए क्या होता है, तो ये 1 ही होगा, मतलब ये सारा टर्म मिलकर 1 हो गया, तो सिर्फ बी बार बचा रहेगा। मतलब हमारा सी का जो एक्सप्रेशन है वो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, वो सॉल्व करने के बाद एक छोटा सा हो गया बी बार, मतलब ए से कुछ भी मतलब ए कुछ भी ले लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा सी में, सिर्फ बी का जो एक्सप्रेशन है उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब बी अगर 0 है तो उसका उल्टा 1 हो जाएगा, 1 है तो उसका उल्टा 0 हो जाएगा, 0 है तो उसका उल्टा 1 हो गया जाएगा, लेकिन ये तो 0 है, मतलब ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये इसमें देखो ए का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में फाइनली बी बार आया है, तो बी का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा तो 1 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें देखते हैं 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर। और इसमें चेक कर लो 0 का उल्टा 0 तो नहीं है, तो कटा, तो दिस इज द आंसर, जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा आंसर, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अगर किसी ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, कैसे करूँ, देखो अगर तुमको प्रैक्टिस है, आप बूलियन एक्सप्रेशन जानते हो कैसे टैकल कर सकते हैं, तो वो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो आया था एक आया था ए बी होल बार
और एक आया था प्लस ए बार बी उसका होल बार। हम ऐसे करेंगे, तो ऐसे आप कर सकते हो। आई थिंक इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। मतलब पहले क्या करोगे, ये 0 0 है तो 0 0 पुट करो, 0 बी 0 मतलब 0 होगा, 0 का बार 1 होगा, प्लस यहाँ पर तो एक 0 होगा तो 0 0 का बार 0 का बार 1, 0 का बार 1 तो 1 होगा, तो इसमें आएगा 1। तो एक एक करके वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। और बूलियन एक्सप्रेशन इतना छोटा कर दिया तो वो आसानी से चेक हो जाएगा, है ना। तो यही तो क्वेश्चन आई थिंक, और कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए पूरा वीडियो देखा। और आपका कोई शिकायत है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हमारा जो सेंटर है वो कोलकाता में है और ये है हमारा फ़ोन नंबर। आप कॉल करके भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरीज है, आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और जो लोग नेक्स्ट ईयर 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जॉइंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो थैंक यू सो मच।